गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बच्चों। हाँ, आप बताओ जरा, टेस्ट कैसा हुआ भाई? टेस्ट कैसा हुआ बेटा? बेटा आवाज आ रही मेरी? आवाज आ रही मेरी? हाउ वाज योर टेस्ट? अच्छा था? धांसू था जेनेटिक्स? मेरा टेस्ट नहीं, वैसे मैंने टेस्ट पेपर नहीं बनाया था इस बार, है ना। अब मुझे पता भी नहीं है क्या आया है। कुछ पता भी नहीं है मुझे क्या आया है। इजी था ना? मार्क्स आएगा तब पता चलेगा। चलो कोई बात नहीं। चलें कोई बात नहीं बेटा, आप पढ़ें अच्छे से। और बेटा एक काम करें, आप जो है ना टाइमिंग को थोड़ा अच्छे से प्लान करेंगे आप, है ना, अच्छे से प्लान करें। देखो कुछ टॉपिक्स के नोट्स बनाना आपके लिए जरूरी होता होगा और कुछ टॉपिक के लिए जरूरी नहीं होता होगा। जैसे हमने जो पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस और वेरिएशन, उसके लिए नोट्स रिक्वायर्ड था। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इफ यू कैन मैनेज इट यू कैन राइट, और इफ यू कैन नॉट मैनेज इट आपको लिखने की जरूरत नहीं है नोट्स, है ना। नोट्स की जरूरत नहीं है। आपको कोई भी एक्स्ट्रा चीजें अगर लग रही हो तो मुश्किल से 2-3 चीजें ही एक्स्ट्रा लगेंगी, मॉलिक्यूलर में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं आएगा, है ना। तो आप उस पन्ने पर लिख करके कोई एक दो चीज और मॉड्यूल में इंसर्ट कर दें बस, है ना। तो ऐसा है। अब बाकी आप देख लें, आप समझदार हैं। चलिए भाई, आइए बात कर रहे हैं बेटा यहाँ पर। पिछले क्लास में हमने जो डिस्कशन किया था, है ना, पिछले क्लास में जो हमने डिस्कशन किया था वो डिस्कशन किया था बेटा डीएनए की पैकेजिंग के बारे में, है ना। डीएनए के पैकेजिंग के बारे में, जो कि आपको पता है डीएनए की जो पैकेजिंग होती है, उस डीएनए के पैकेजिंग में क्या था, डीएनए और प्रोटीन दोनों के बीच में पैकेजिंग कराई जाती है। प्रोकैरियोट वाला तो वैसे ही आसान था, यूकैरियोट के पैकेजिंग के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दिया था, जो कि कहा था कि मैंने यूकैरियोट में कॉम्प्लिकेटेड होता है पैकेजिंग, है ना। यूकैरियोट में कॉम्प्लिकेटेड होता है पैकेजिंग लेवल। और वो यूकैरियोट में कॉम्प्लिकेटेड क्यों होता है पैकेजिंग लेवल? हमने देखा कि भाई हिस्टोन प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट होता है। और हिस्टोन प्रोटीन के बारे में अगर बात किया जाए तो आप जरा खुद बताना, हिस्टोन प्रोटीन कितने टाइप के हैं? हिस्टोन प्रोटीन कितने टाइप के हैं? 5 टाइप के, है ना। एक तो H1, H2A, H2B, H3, H4, है ना। तो ये कहीं ना कहीं 5 टाइप के आपको हमने बोला, H1, H2A, H2B, H3, H4। ये 5 टाइप के हिस्टोन पाए जाते हैं, जिसमें से हमने कहा था ऑक्टामर और प्लस एक और H1, ये न्यूक्लियोसोम जैसे स्ट्रक्चर में शामिल होता है। ऑक्टामर में आपको पता है H1 शामिल होता है क्या बेटा, जल्दी बताओ। ऑक्टामर में H1 शामिल होता है क्या? नहीं होता, ऑक्टामर में H1 शामिल नहीं होता। बहुत बढ़िया। तो H1 शामिल नहीं होता। तो ऑक्टामर और उस पर डीएनए कितने टर्न से जुड़े होते हैं? कितने टर्न जुड़े होते हैं डीएनए? कितने टर्न? 1.75, 1.75, है ना। एक पूरा कंप्लीट टर्न, फिर आधा, फिर जो है बचे हुए आधे का आधा सफर तय करते हुए डीएनए बाहर निकल जाता है। 1.75 टर्न डीएनए अपना कंप्लीट करेगा। अब बात आती है 1.75 टर्न डीएनए जब कंप्लीट करेगा तो उसमें टोटल बेस पेयर एक न्यूक्लियोसोम में कितना आएगा? टोटल बेस पेयर इन अ न्यूक्लियोसोम 200 बेस पेयर। 200 बेस पेयर, क्योंकि हमने कहा था कि जो डीएनए इन करता है और जहां से डीएनए आउट करता है वहां पर H1 प्रोटीन क्या करता है, इन करने वाले और आउट करने वाले डीएनए क्या करता है, प्लग करता है, फिक्स करके रखता है ना, बाइंड करके रखता है। तो कुछ डीएनए बाहर की तरफ निकल रहे होते हैं, उसको हम कहते हैं लिंकर डीएनए, है ना। अब इसके बाद से अपन जो है बात कर रहे थे कि ये पैकेजिंग के बारे में। पैकेजिंग के बाद हमने यहाँ पर क्या डिस्कशन किया? पैकेजिंग के बाद हमने ये डिस्कशन किया कि जो है सेल के अंदर, आपका सवाल जो बनेगा बेटा यहीं से बनेगा, ऑक्टामर और न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर से। आपको जो मैंने पैकेजिंग का लेवल बताया है वो आपके मॉड्यूल में थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन शेयर किया गया, लेकिन थोड़े बहुत इंफॉर्मेशन से अपने का कंसेप्ट नहीं बन पाता, थोड़े बहुत से अपना कंसेप्ट नहीं बिल्डअप हो पाता। इसलिए हमने पैकेजिंग का लेवल थोड़ा सा डिटेल में समझा तो था, लेकिन वहां से क्वेश्चन आने की संभावना ना के बराबर है। क्या देखा था बेटा हमने कि पहले बीड्स ऑन स्ट्रिंग होगा, और हमने कहा कि भाई अगर न्यूक्लियोसोम न्यूक्लियोसोम के बीच में गैप कम हुआ तो इंटरेक्शन लेवल हायर होगा, हायर होगा तो एक स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर बनेगा, और जब स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनेगा तो उसमें हमने कहा था एक स्पाइरल ट्विस्टिंग को एक सोलेनॉइड, है ना,
स्पाइरल ट्विस्टिंग होगा। उस स्पाइरल ट्विस्टिंग में हमने कहा था कि आपको 3 न्यूक्लियोसोम आगे 3 न्यूक्लियोसोम पीछे, इस तरह से एक सोलेनॉइड बनेगा। और फिर जो है 3 न्यूक्लियोसोम आगे 3 न्यूक्लियोसोम पीछे, इस तरह से एक और सोलेनॉइड बनेगा। और ये एक बन जाएगा आपको स्पाइरल ट्विस्टिंग स्प्रिंग की तरह स्ट्रक्चर। और ये स्प्रिंग की तरह स्ट्रक्चर को हमने कह दिया था बेटा क्या चीज, सोलेनॉइड। और फिर हमने कहा कि ये जो सोलेनॉइड्स होंगे, पूरा स्प्रिंग की तरह स्ट्रक्चर जो होगा उसको सोलेनॉइड्स कहा, सोलेनॉइड्स। और यही सोलेनॉइड्स क्या हो जाएगा, स्प्रिंग जो है उसको लूप बना दो, है ना। बस इसी सोलेनॉइड्स को फाइबर भी कह सकते हैं, और यही सोलेनॉइड्स या फाइबर को लूप बना दो, उसको कह देंगे हम क्या चीज, सुपर सोलेनॉइड। और सुपर सोलेनॉइड को क्या करना है, एक स्कैफोल्ड प्रोटीन में जाकर के अलाइन करा देना है, तो वो एक क्रोमोसोम जैसे स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर देगा। बस इतनी सी बात थी, है ना। अब बात कर रहे हैं अपन सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। आज का टॉपिक जो है बेटा बाकी और टॉपिक से लिंक्ड नहीं है। आज का टॉपिक कोई लिंक्ड नहीं है, मतलब कल भी पढ़ोगे इस चैप्टर, इस टॉपिक के बाद पढ़ोगे तो भी कोई रिलेशन नहीं दिखेगा, इससे पहले पढ़ोगे तो भी कोई रिलेशन नहीं दिखेगा। इसलिए ऐसा टॉपिक हमने पिक किया है जिसके से कोई लिंक ना हो आगे और पीछे। आइए बात करें यहाँ पर, तो क्या स्थिति है भाई, सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल की बात कर रहे हैं। सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल का क्या मतलब है, जरा आपको मैं हिस्ट्री में लेकर के चलता हूं, हिस्ट्री की तरफ। सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल के बारे में बात की जाए तो आप सबको पता है कि मेंडल का वर्किंग पीरियड कब से कब तक था बेटा। मेंडल का वर्किंग पीरियड, मेंडल का वर्किंग पीरियड 1856 टू 1863, 1856 टू 1863, ठीक है। मेंडल ने कोई भी जीन जैसा शब्द इस्तेमाल नहीं किया था। आप सबको पता है मेंडल ने क्या कहा था, कोई फैक्टर है जो किसी कैरेक्टर को रेगुलेट करता है, कोई फैक्टर है किसी कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। लेकिन मेंडल से ये पूछा गया कि बताइए मेंडल साहब, ये फैक्टर है तो कहाँ है, इस फैक्टर का केमिकल है तो क्या है, केमिकल किस केमिकल से बना है। तो फिर जो है मेंडल बताने में असफल रहे थे, मेंडल को नहीं पता था। अब ये बहुत ही लंबे समय तक ये बात जो है मेंडल का काम छुपा रहा, और आपको पता है मेंडल का काम छुपा रहा कब, 1900 तक। 1900 में मेंडल के काम के फिर से रीडिस्कवरी किए गए। मेंडल के काम को दोबारा से रीडिस्कवरी किया गया, किसके द्वारा बेटा, आपको याद है, 3 साइंटिस्ट के द्वारा, कार्ल कॉरेंस, ह्यूगो डिवरीज, है ना, और शमाक, ठीक है। कार्ल कॉरेंस, ह्यूगो डिवरीज और शमाक। और ये जो है तीनों साइंटिस्टों ने इंडिपेंडेंटली एक्सपेरिमेंट करके ये साबित किया कि मेंडल की कही बातें सही थी, मेंडल की बातें सही थी। और फिर लोगों तक जो है इंफॉर्मेशन धीरे धीरे मेंडल के पहुंचने लग गए। और धीरे धीरे यहाँ पर मेंडल के इंफॉर्मेशन जब पहुंचने लग गए तो लोग जो हैं वो मेंडल के फैक्टर के सामने भी आने लग गए कि अच्छा मेंडल कुछ कहते थे फैक्टर फैक्टर। तो उस समय तक अब फैक्टर का एक नया शब्द आ चुका था जिसको जीन के नाम से जानते हैं। अब ये बात एक बड़ा जेनेटिक्स के अंदर बहुत बड़ा सवाल बन गया कि जो मेंडल फैक्टर कह रहे थे और आज के डेट में हम जीन कह रहे हैं, जो राइट आफ्टर 1900, आखिर ये जीन जो है वो आखिर सेल के किस स्ट्रक्चर में पाया जाता है, आखिर जो है ये किस सेल के स्ट्रक्चर में पाया जाता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल था। तो अब जाकर के जो है धीरे धीरे यहाँ पर ढूंढना चालू हुआ, सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, यानी वो फैक्टर, वो जीन की खोज शुरुआत हो गई जो जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल का मतलब क्या है, आसान भाषा में मैं समझाता हूं। जेनेटिक मटेरियल ऐसा केमिकल, ऐसा केमिकल जो किसी कैरेक्टर के लाने की क्षमता रखता हो, यानी ऐसा केमिकल जो किसी कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने की एबिलिटी रखे, उस केमिकल को कहते हैं जेनेटिक मटेरियल। ऐसा स्पेशल केमिकल जो किसी कैरेक्टर को एक्सप्रेस कराने के लिए या कैरेक्टर को लाने के लिए जिम्मेदार हो, उसको कहते हैं जेनेटिक मटेरियल। अब ये सवाल बहुत ही मेंडल के वर्क के रीडिस्कवरी के बाद बना कि आखिर ये जेनेटिक मटेरियल जो है वो सेल के किस स्ट्रक्चर पर पाया जाता है, और वो जेनेटिक मटेरियल जो केमिकल है वो बना है तो किससे बना है, ये बहुत बड़ा सवाल बना। फिर आपको याद होगा बेटा सन 1902, 1902 में सट्टन और बोवरी का एक कुछ आइडिया आया था, कुछ प्रपोजल आया था, कुछ याद है क्या बेटा।
सटन और बोवरी ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में बताया था। सटन और बोवरी ने रिलेट किया था कि जीन का व्यवहार, जीन का बिहेवियर क्रोमोसोम के बिहेवियर के जैसा है। यानी कि अब ये बात यहां पर सटन और बोवरी ने कह दिया कि जीन कहीं ना कहीं क्रोमोसोम पर होना चाहिए। सबसे पहला साइंटिस्ट, सबसे पहला कोई व्यक्ति जिसने जीन को क्रोमोसोम से जोड़ा था, वो जीन से क्रोमोसोम से जोड़ने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे सटन और बोवरी। इन्होंने सबसे पहले कहा कि अगर जीन को देखना है तो हमें क्रोमोसोम पर जाकर के देखना चाहिए। फिर इसके बाद से मॉर्गन आए, एक दो साल के बाद, यानी 1904 के आसपास एक्सपेरिमेंट किया मॉर्गन ने। तो मॉर्गन ने एक दो साल के बाद क्या किया, एक्सपेरिमेंट करके प्रूव किया कि हाँ, जो सट्टन और बोवरी कह रहे हैं कि जीन क्रोमोसोम पर होना चाहिए, वास्तव में वो जीन क्रोमोसोम पर ही है ना। फिर बात ये आती है कि चलो ठीक है, ये डिस्कशन क्लियर हो गया कि जीन जो है, मॉर्गन ने साबित कर दिया एक्सपेरिमेंट से कि जीन कौन से सेल के स्ट्रक्चर पर है बेटा, जीन कौन से स्ट्रक्चर पर है, क्रोमोसोम जैसे स्ट्रक्चर पर। लेकिन क्रोमोसोम को बनाने वाला अब भी क्या था, क्रोमोसोम को बनाने वाले क्या केवल डीएनए ही है जो क्रोमोसोम को बनाते हैं? नहीं, डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है, ये तीनों चीजें पाई जाती हैं डीएनए में। अब ये बहुत बड़ा सवाल जो है, ये बहुत बड़ा सवाल जो है बना। हाँ बेटा, ये फर्स्ट स्लाइड है साकेत, फर्स्ट स्लाइड है। ये एक बहुत बड़ा सवाल बना, ये बहुत बड़ा सवाल बना ये कि आखिर जेनेटिक मटेरियल किसको बोले, जेनेटिक मटेरियल किसको बोले, डीएनए को बोले, आरएनए को बोले, प्रोटीन को बोले। क्योंकि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस आने के बाद 1902 में ये बात तो तय हो गया था कि जो भी जेनेटिक मटेरियल यानी जो जीन है वो क्रोमोसोम जैसे स्ट्रक्चर पर होना चाहिए। ये सट्टन और बोवरी ने राय दे दिया था अपना, और फिर मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट से साबित कर दिया था कि जीन क्रोमोसोम पर होने चाहिए। अब क्रोमोसोम पर आखिर कौन सा केमिकल जो है वो जेनेटिक मटेरियल की तरह काम कर रहा है, इसकी खोज की शुरुआत हुई। तो एक दफा क्या हुआ कि इस जेनेटिक मटेरियल आखिर कौन से केमिकल का बना हुआ है, उसके लिए एक बहुत बढ़िया एक्सपेरिमेंट कराया गया ग्रिफिथ के द्वारा सन 1928 में, 1928 में। ग्रिफिथ ने ये एक्सपेरिमेंट एक कराया था इन द ईयर 1928 में, जबकि ग्रिफिथ जो हैं ये जेनेटिक मटेरियल के खोज के लिए एक्सपेरिमेंट नहीं करा रहे थे। ग्रिफिथ ने ये एक्सपेरिमेंट इसलिए कराया क्योंकि वह जो है वैक्सीन बनाना चाहते थे, किसी डिजीज को समझना चाहते थे, निमोनिया डिजीज को। तो उन्होंने सोचा कि हम किसी पेशेंट को क्या करेंगे, किसी पेशेंट के अंदर स्टडी करेंगे कि आखिर ये डिजीज आ कैसे रहा है, किस तरह से कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज ला रहा है। जब स्टडी करेंगे तभी तो ट्रीटमेंट ला सकते हैं। तो कोई ट्रीटमेंट तो नहीं खोज पाए ग्रिफिथ, ट्रीटमेंट तो कुछ नहीं खोज पाए ग्रिफिथ, लेकिन उन्होंने एक प्रिंसिपल दे दिया अपने एक्सपेरिमेंट से, और उस प्रिंसिपल का नाम है ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल। वो क्या है अभी डिस्कशन करेंगे। तो ग्रिफिथ जो थे, इन्होंने एक्सपेरिमेंट इसलिए नहीं कराया कि चलो चलते हैं जेनेटिक मटेरियल की खोज की जाए। इन्होंने इसलिए नहीं किया था एक्सपेरिमेंट कि चलो चलते हैं जेनेटिक मटेरियल के केमिकल कौन सा है उसकी खोज की जाए। वो तो चाहते थे चलो किसी डिजीज के स्टडी करके ट्रीटमेंट ले आया जाए। तो डिजीज की स्टडी करने के दौरान वो ट्रीटमेंट तो नहीं खोज पाए, लेकिन एक ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दे दिए। और ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल आगे के वैज्ञानिकों के लिए इंपॉर्टेंट साबित हुआ टू प्रूव विच केमिकल इज जेनेटिक मटेरियल। आगे के वैज्ञानिकों के लिए ये इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट बना, आधार बना, बेस बना आगे के वैज्ञानिकों के लिए। क्या एक्सपेरिमेंट है ग्रिफिथ का, ये अभी देखते ही आपके जो भी डाउट्स हैं वो अपने आप में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी एक्सपेरिमेंट देखेंगे तो अपने को क्लियर हो जाएगा। मैंने क्या बोला, ग्रिफिथ क्या चाहते थे, जेनेटिक मटेरियल को सर्च करना चाहते थे क्या? क्या जेनेटिक मटेरियल का सर्च करना चाहते थे? नहीं, वो क्या चाहते थे, डिजीज की स्टडी करना चाहते थे। उस डिजीज का नाम था निमोनिया, और वो वैक्सीन बनाना चाहते थे, ट्रीटमेंट करना चाहते थे उस डिजीज को। तो वैक्सीन या ट्रीटमेंट तो नहीं कर पाए वो। तो उन्होंने वर्क किया तो उनको पता पड़ा कि जो यहाँ पर निमोनिया कॉज करने वाला जो बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, जिसको और भी नाम से, पुराना नाम आपको पता है बेटा, पुराना नाम क्या था, डिप्लोकोकस निमोनिया, पढ़े होगे आप, डिप्लोकोकस न्यूमोनिया या फिर न्यूमोकोकस न्यूमोनिया, ये पुराना नाम है।
नया नाम तो क्या है, नया नाम तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया नया नाम है। ठीक है, और ये उसी के पुराने नाम है, डिप्लोकोकस निमोनिया, न्यूमोकोकस निमोनिया, दे आर द ओल्ड नेम। ठीक है, अब ये जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो है, इसके दो स्ट्रेन हैं। एक तो कहते हैं स्मूथ स्ट्रेन, दूसरा कहते हैं रफ स्ट्रेन। एक तो स्मूथ और एक तो रफ। ध्यान से सुने बेटा, यहां पर एक तो स्मूथ, दूसरा रफ। स्मूथ का मतलब क्या हुआ, आप लोगों ने प्लांट डाइवर्सिटी में मोनेरा में पढ़ा होगा कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनके ऊपर कैप्सूल होता है, पॉलीसैकेराइड के कैप्सूल बने होते हैं ना, पॉलीसैकेराइड के कैप्सूल बने होते हैं ना। और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनमें पॉलीसैकेराइड नहीं होता है ना, किसी में कैप्सूल नहीं होता, किसी में कैप्सूल प्रेजेंट होता है, इतनी तो जानकारी होगी आपको। तो जिनमें पॉलीसैकेराइड या कैप्सूल का प्रेजेंस होता है उसको कहते हैं हम स्मूथ टाइप ऑफ बैक्टीरिया, और जिसमें कैप्सूल नहीं होता उसको कहते हैं रफ रफ बैक्टीरिया। तो इसको हमने क्या नाम दे दिया भाई, स्मूथ बैक्टीरिया, और दूसरे को कह दिया रफ बैक्टीरिया। रफ बैक्टीरिया में कैप्सूल एब्सेंट है, स्मूथ बैक्टीरिया में कैप्सूल प्रेजेंट है। जरा समझे यहां पर, ये देखो यहां पर, ये कोई बैक्टीरिया होगा और इस बैक्टीरिया के ऊपर मैं क्या करता हूं कि कैप्सूल बना देता हूं, पॉलीसैकेराइड का कैप्सूल बना देता हूं। ये रहा बेटा कैप्सूल। तो कैप्सूल होगा तो इस बैक्टीरिया को मैं क्या कह सकता हूं, कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया कह सकता हूं। कैप्सूल आउटर लेयर है तो इसको मैं कह सकता हूं यहां पर कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। अब जब ये कैप्सूल प्रेजेंट है तो ये बैक्टीरिया दिखेगा चिकना, शाइनी, स्मूदी, है ना, बहुत ही चिकना, शाइनी, स्मूदी दिखेगा, इसलिए ऐसे बैक्टीरिया को हमने क्या कह दिया, स्मूथ बैक्टीरिया। ठीक है, स्मूथ बैक्टीरिया। अब बात ये आती है बेटा कि इसी स्मूथ से बैक्टीरिया को एस के नाम से कहते हैं, इस स्मूथ बैक्टीरिया को S3 के नाम से भी जान रहे हैं। एस हेयर मीन्स स्ट्रेन का मतलब टाइप, जैसे सब स्पीशीज पढ़ते हो ना बेटा आप, वैरायटी पढ़ते हो, वैरायटी, उसी तरह से बैक्टीरिया के अंदर हम सब स्पीशीज के लिए स्ट्रेन यूज करते हैं। माइक्रोब्स के लिए जनरली यूज किया जाता है स्ट्रेन जैसा शब्द, सब स्पीशीज जैसे कंसेप्ट के लिए स्ट्रेन जैसा शब्द यूज किया जाता है। ठीक है, सब स्पीशीज जो होते हैं उनके लिए हम स्ट्रेन जैसा शब्द इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद से बात कर रहे हैं स्मूथ से एस आया है, ये जो 3 शब्द है इस शब्द का मतलब क्या होता है, जैसे कई बार क्या होता है 1 2 या 3 इस तरह के शब्द लिखे जाते हैं। बैक्टीरिया पर कैप्सूल है इसलिए स्मूथ या एस टाइप बैक्टीरिया कहा है, और स्मूथ या एस टाइप बैक्टीरिया इसलिए कहा है क्योंकि कैप्सूल है लेकिन उसमें कई बार कुछ नंबर पाया जाता है बेटा, रोमन नंबर 1 2 3। इसका मतलब क्या होता है, ये बहुत ही माइन्यूट से वेरिएशन को डिनोट करने का तरीका होता है, बहुत छोटे छोटे से जो वेरिएशन होते हैं ना, बहुत छोटे छोटे से, जिसको नजरअंदाज किया जा सकता है। तो आप चाहें तो रोमन नंबर लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, आपके ऊपर है। बहुत छोटे छोटे से जो वेरिएशन होते हैं उसको डिनोट करने के लिए एक रोमन नंबर लिखने का तरीका हुआ 1 2 3। सो व्हाट इज दिस नंबर, दिस इज द माइन्यूट वेरिएशन, टू डिनोट द माइन्यूट वेरिएशन, छोटे छोटे वेरिएशन को डिनोट करने का तरीका है ये। अब बात ये आती है दूसरा अपन डिस्कशन करें, दूसरा बैक्टीरिया ऐसा है जिसको कह रहे बेटा रफ। रफ बैक्टीरिया का मतलब ये हो गया कि ऐसा बैक्टीरिया जिसके ऊपर कैप्सूल नहीं है, यानी ये हो गया नॉन कैप्सुलेटेड। तो जब नॉन कैप्सुलेटेड होगा तो बैक्टीरिया कैसा होगा बेटा, रफ होगा ना, बैक्टीरिया कैसा होगा, रफ होगा, इसलिए हमने इसको रफ कह दिया। रफ मींस आर, रफ से ही आर शब्द आया है। अब बात ये आ रही है कि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो 2 इज द व्हाट, 2 is the number to denote the minute variant। तो ऐसे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया में, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया में एस टाइप वाला 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, आर टाइप वाला भी 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। ठीक है, तो लेकिन इनका एक्सपेरिमेंट एस टाइप वाले बैक्टीरिया के किस पर था, थर्ड वाले पर, थर्ड वाले माइन्यूट वेरिएंट पर इनका काम था, और आर टाइप वाले में R2 वाले पर इनका काम था, वर्क था। ठीक है, तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया इज द बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया के 2 वेराइटी, एक तो स्मूथ वेराइटी, दूसरा रफ वेराइटी, एक तो स्मूथ वेराइटी, दूसरा रफ वेराइटी।
स्मूथ वैरायटी को यानी कि एस टाइप, रफ वैरायटी का मतलब आर टाइप। अब स्मूथ वैरायटी में भी कई छोटे छोटे से चेंजेस दिखते हैं। जो स्मूथ दिखते हैं ना चिकने शाइनी, उसमें छोटे छोटे से और भी स्तर पर बदलाव दिखता है, उसमें 1 2 3 इस तरह से डिनोट कर देते हैं। तो इनका वर्क जो था स्मूथ वाले में वो तीसरे वाले पर था, और जो रफ वाला था उस पर सेकंड वाला था। ठीक है, सेकंड वाले पर था। अब बात ये आती है कि जरा एक बात बताना मुझे बेटा, कि ये अगर किसी भी चूहे को या इंसान को ये कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया जाकर के इन्फेक्ट कर दिया, किसी भी चूहे के अंदर या इंसान के अंदर, क्योंकि जब एक्सपेरिमेंट करते हैं जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो जाहिर सी बात है इंसान पर तो एक्सपेरिमेंट नहीं करते, चूहे को सबसे पहला फेवरेट मॉडल बनाते हैं, है कि नहीं, चूहे पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा कि बेटा इस बैक्टीरिया को मैं क्या करता हूं, चूहे में मान लो इंजेक्ट कर दिया, तो चूहे का इम्यून सिस्टम, माउस, रैट, तो जरा बताओ चूहे यानी माउस या रैट के अंदर अगर इसको इंजेक्ट कर दिया जाए तो चूहे का इम्यून सिस्टम किस बैक्टीरिया को मारने में सफल रहेगा, स्मूथ वाले को या रफ वाले को? रफ वाले को मार देगा, स्मूथ वाले को नहीं मार पाएगा। क्यों, जरा खुद दिमाग लगाओ। जो स्मूथ बैक्टीरिया बेटा उसके बाहर कवच है ना, बाहर कवर है, कैप्सूल है, प्रोटेक्शन है। तो बेटा अगर मान लो कि किसी चूहे के अंदर चला गया कैप्सुलेटेड स्मूथ वाला बैक्टीरिया, तो उस बैक्टीरिया का तो कवच है, प्रोटेक्शन है, कैप्सूल है, तो चूहे का इम्यून सिस्टम कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया को नहीं मार पाएगा। लेकिन वो बैक्टीरिया जो नॉन कैप्सुलेटेड है वो चूहे के शरीर में जाएगा, तो चूहे के शरीर का इम्यून सिस्टम विल किल दैट रफ बैक्टीरिया, रफ बैक्टीरिया को मार देगा। तो जरा बताओ चूहे में कौन सा डिजीज लाएगा, रफ वाला या स्मूथ वाला? रफ वाला या स्मूथ वाला? तो जाहिर सी बात है बेटा जो शरीर में जिंदा रह जाएगा वही तो रोग उत्पन्न करेगा, वही तो डिजीज लाएगा। जो शरीर में मरी गया वो काय को डिजीज लाएगा? भाई जो शरीर में मरी गया बैक्टीरिया वो कहां से डिजीज लाएगा? जो शरीर में जीवित रह जाएगा बैक्टीरिया वही तो डिजीज लाएगा। तो हमने क्या बोला, स्मूथ वाला तो शरीर में जीवित रह जाएगा क्योंकि प्रोटेक्शन है, रफ वाला जो है वो शरीर में मर जाएगा क्योंकि प्रोटेक्शन नहीं है। तो स्मूथ वाला जीवित रहने की वजह से चूहे के शरीर में डिजीज को ले आएगा। तो यहां पर क्या हुआ, लिखा गया है डिजीज यानी पैथोजेनिक कौन सा होगा, जल्दी बताओ बेटा मुझे, पैथोजेनिक कौन सा बैक्टीरिया होगा, स्मूथ या रफ? स्मूथ या रफ? तो स्मूथ होगा बेटा पैथोजेनिक, और जो रफ होगा इसको कहूंगा मैं नॉन पैथोजेनिक, ये डिजीज उत्पन्न नहीं कर पाएगा। अब जरा बताओ पैथोजेनिक को हम एक और नाम से भी जानते हैं ना, वायरुलेंट नाम से जानते हैं। पैथोजेनिक को ही एक और दूसरे नाम से जानते हैं, कहते हैं वायरुलेंट। और जो नॉन पैथोजेनिक है बेटा इसको हम कहते हैं नॉन वायरुलेंट। बहुत ही आसान सी बात है भाई, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के दो प्रभेद, दो स्ट्रेन मतलब दैट इज द सब स्पेसिफिक कैटेगरी। एक तो रफ एक तो स्मूथ। रफ में कैप्सूल नहीं है, स्मूथ में कैप्सूल है। स्मूथ कैप्सूल है तो इसका मतलब शरीर में वो जिंदा रह जाएगा, रफ में कैप्सूल नहीं है यानी वो शरीर में मर जाएगा। तो जो शरीर में जिंदा रह जाएगा वो डिजीज ले आएगा, यानी स्मूथ वाला डिजीज ले आएगा, तो वो पैथोजेनिक होगा, डिजीज कॉजिंग होगा, वायरुलेंट होगा। और वो बैक्टीरिया जो शरीर में आ रहा है वो अगर मर जा रहा है बैक्टीरिया तो वो नॉन पैथोजेनिक होगा, नॉन वायरुलेंट होगा, इट विल नॉट बी एबल टू कॉज एनी काइंड ऑफ डिजीज। ठीक है, तो यहां पर क्या किया गया कि ग्रिफिथ ने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के दो स्ट्रेन पर वर्क किया था, एक तो S3 और दूसरा R2, जिसमें से S3 वाला पैथोजेनिक होगा, R2 वाला नॉन वायरुलेंट होगा। ठीक है, हाँ सही बोला आयुष बेटा। अब जरा देखते हैं इनका एक्सपेरिमेंट कैसे था, ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट कैसे था, ध्यान से देखना। जीवित S3 वाले बैक्टीरिया को चूहे में इंजेक्ट किया, लाइव S3 वाले बैक्टीरिया को किसमें इंजेक्ट किया, माइस में, चूहे में इंजेक्ट किया। फिर उसके बाद क्या हुआ, चूहे में डिजीज आया, और चूहे में डिजीज आने के बाद निमोनिया जैसे सिम्टम्स दिखे चूहे में। अब उसके बाद से थोड़े टाइम के बाद चूहा मर भी गया, और चूहा जब मर गया तो इसके शरीर से फिर सैंपल निकाल करके चेक किया गया
तो माइस बॉडी हैड एस टाइप बैक्टीरिया, उसके शरीर से फिर सैंपल निकाल करके चेक भी किया गया, तो चूहे के शरीर में एस टाइप वाला बैक्टीरिया डाला, लाइव जीवित S3 वाला बैक्टीरिया को इंजेक्ट किया चूहे में। अब जब चूहे में इंजेक्ट किया तो चूहे में डिजीज भी आया और चूहा मर भी गया, और मरे हुए चूहे के बॉडी से अंदर सैंपल निकाल करके चेक किया गया तो मालूम पड़ा कि अच्छा, चूहा जो बेचारा मरा पड़ा है उसके शरीर में एस टाइप वाला बैक्टीरिया है। अब जरा खुद बताना बेटा, यहां पर ध्यान से बात करना, मुझे जो पूछने जा रहा हूं, अगर चूहे के मरने के बाद उसके शरीर से S3 वाला बैक्टीरिया मिल रहा है तो इसका मतलब चूहे का, माइस का इम्यून सिस्टम क्या S3 वाले बैक्टीरिया को किल कर चुका है? माइस का इम्यून सिस्टम उसको किल नहीं कर पाया है ना, क्योंकि इम्यून सिस्टम नहीं मार पाया है, तभी तो वो डिजीज कॉज किया होगा और मरने के बाद चूहे के शरीर से एस टाइप वाला बैक्टीरिया मिला होगा, है कि नहीं? तभी तो उसमें है। फिर दूसरा क्या किया बेटा, ध्यान से देखो यहां पर दूसरा क्या दिया, इन्होंने क्या किया कि लाइव R2 वाले बैक्टीरिया को चूहे में इंजेक्ट किया, जीवित R2 बैक्टीरिया को चूहे में इंजेक्ट किया। अब चूहे में इंजेक्ट करने के बाद चूहा एकदम मस्त हंसता खेलता खूब कूद रहा फांद रहा, उसको कोई दिक्कत ही नहीं हो रही, कोई रोग भी नहीं आ रहा, कोई निमोनिया वाले सिम्टम्स भी नहीं आ रहे, और वो जीवित भी रहा, उसको कोई दिक्कत नहीं आया। और उसके शरीर को क्या किया गया, फिर चूहे को पकड़ा गया, बोल रहा तू बहुत उछल कूद कर रहा है, उसको पकड़ा। उस चूहे को पकड़ने के बाद माइस के बॉडी से फिर से सैंपल कलेक्ट किया गया, उसके बॉडी से फिर से सैंपल कलेक्ट किया गया, तो माइस बॉडी डिड नॉट हैव, mice body did not had R टाइप बैक्टीरिया। तो ग्रिफिथ ने क्या देखा कि भाई अभी मैंने जीवित चूहे में यानी चूहे के शरीर में स्मूथ वाला बैक्टीरिया डाला, तो हमें बाद में जो है एस टाइप बैक्टीरिया मिला शरीर से चूहे के, और आर टाइप वाला जब हमने चूहे के शरीर में डाला तो चूहा तो जिंदा रहा और आर टाइप वाला बैक्टीरिया मिला ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, आर टाइप वाला बैक्टीरिया चूहे के शरीर में मैंने इंजेक्ट किया, इसको डिजीज भी नहीं हुआ और ये चूहा बड़े मजे से खेल भी रहा है, इसके शरीर से सैंपल निकाल करके चेक किया तो इसको कोई आर टाइप वाला बैक्टीरिया मिला नहीं। यानी आपने इस चूहे के शरीर में आर टाइप वाला बैक्टीरिया डाला तो था, बाद में मिला नहीं, इसका मतलब चूहे के इम्यून सिस्टम ने क्या कर दिया, आर टाइप वाले बैक्टीरिया को मार दिया। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का स्मूथ वाला जो बैक्टीरिया है वो वायरुलेंट है, आर टाइप वाला बैक्टीरिया कैसा है, नॉन वायरुलेंट है। बात आई समझ में? इस तरह से इन्होंने वायरुलेंट और नॉन वायरुलेंट के बारे में इन्होंने कहा। फिर इसके बाद से इन्होंने क्या कहा बेटा, इसके बाद से जरा देखना इनका तीसरा स्टेप क्या है, थोड़ा ध्यान से देखो। हीट किल्ड S3 बैक्टीरिया, हीट किल्ड S3 बैक्टीरिया, ये बेटा मान लो कि बैक्टीरिया, इस ट्यूब के अंदर बैक्टीरिया डाला, कौन सा वाला, स्मूथ वाला, S3 वाला स्मूथ वाला बैक्टीरिया डाला, और इसको बहुत ही हाई फ्लेम पर रख दिया, बहुत हाई फ्लेम पर रख दिया, और बहुत हाई फ्लेम पर रखा तो वो स्मूथ वाला बैक्टीरिया मर गया। तो मरे हुए स्मूथ बैक्टीरिया को चूहे में इंजेक्ट किया गया, और चूहे को कोई डिजीज नहीं हुआ, और चूहे बिल्कुल नॉर्मल तरीके से सरवाइव किया, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से सरवाइव किया। उसके बाद से माइस के बॉडी में एनालिसिस किया गया तो माइस बॉडी डिड नॉट हैव एस टाइप बैक्टीरिया। अब खुद सोच सकते हो कि जब एस वाले बैक्टीरिया को मार करके फिर शरीर में जब इंजेक्ट किया तो कभी कोई मरे हुए को जिंदा करा सकते हैं क्या? क्या मरे हुए को जिंदा करा सकते हैं क्या? नहीं करा सकते ना। इसका मतलब हीट किल्ड एस वाला मार करके, हाई टेम्परेचर से मार करके चूहे के शरीर में भेज दोगे और फिर सर्च करोगे कि कहीं एस वाला मुझे बैक्टीरिया तो नहीं मिल रहा, कहां से मिलेगा? मरे हुए को जिंदा थोड़ी कर सकते, नहीं मिल सकता। अब जरा देखते हैं यहां पर, अपन बात करते हैं यहां पर फोर्थ स्टेप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, ध्यान से सुनेंगे बेटा। फोर्थ स्टेप, अभी तक 3 स्टेप तो बहुत ही आसान था, चौथा स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फोर्थ स्टेप ऐसा है
जिसके बेसिस पर ग्रिफिथ ने कंक्लूजन दिया था, है ना। ग्रिफिथ ने एक एक्सपेरिमेंट जो था ग्रिफिथ का, उस फोर्थ स्टेप के बेसिस पर इन्होंने एक कंक्लूजन दिया था। क्या, जरा ध्यान से सुनना। इन्होंने क्या किया कि एक ट्यूब लिया और हीट किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया को यहां पर रखा, यानी कि एस टाइप वाले बैक्टीरिया को हाई टेम्परेचर से मार करके इस ट्यूब में डाल दिया। फिर क्या किया, लिविंग आर टाइप वाला बैक्टीरिया आर वाला तो जीवित ले रहे हैं, और एस टाइप वाले को मार दिया, और इसी एक ही ट्यूब में क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। तो इस एक ट्यूब में किसको मिक्स किया है बेटा हमने, इस एक ट्यूब में किसको मिक्स किया है, एस वाले बैक्टीरिया को मारकर हीट किल्ड एस एंड लाइव आर, किल्ड एस एंड लाइव आर, ठीक है ना। तो जो जीवित है वो आर वाला, मरा हुआ एस वाला, इन दोनों को यहां डाल करके मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद क्या हुआ बेटा, यहां पर मिक्स करने के बाद यहां पर क्या किया गया, अब चूहे के शरीर पर इंजेक्ट किया गया। अब जरा खुद सोचना यहां पर कि हीट किल्ड एस वाला और लाइव आर वाला जब सेपरेटली, यानी सेकेंड स्टेप और थर्ड स्टेप देखो, लाइव आर को और हीट किल्ड एस को अलग अलग सेपरेटली चूहे के शरीर में जब इंजेक्ट कर रहे थे, तो कोई डिजीज आ रहा था क्या, चूहा जिंदा था, कोई डिजीज नहीं आ रहा था, है ना, जब सेपरेटली डाल रहे थे तो। लेकिन यहां ग्रिफिथ ने क्या देखा कि भाई हीट किल्ड एस वाले को जब जीवित आर वाले से मिक्स करके चूहे के शरीर में इंजेक्ट किया गया, तो चूहे के अंदर डिजीज आया, और डिजीज आने के बाद चूहे का डेथ हो गया। और माइस के शरीर से सैंपल कलेक्ट किया गया, तो माइस बॉडी हैड एस टाइप बैक्टीरिया। अब जरा सोचना यहां पर चौथे स्टेप में क्या हुआ होगा कि जो चूहा मर गया, उस मरे हुए चूहे से एस टाइप वाला बैक्टीरिया जीवित मिल गया। लेकिन आप जरा बताना, एस टाइप वाला बैक्टीरिया जिंदा इंजेक्ट किया था फोर्थ स्टेप में, या मरे हुए को इंजेक्ट किया था फोर्थ स्टेप में, किल्ड था ना, मरा हुआ था ना फोर्थ स्टेप में। तो मरा हुआ एस को मैंने क्या किया था, चूहे के शरीर में इंजेक्ट किया था, और फिर बाद में चूहा मरने के बाद उसके शरीर से सैंपल निकाला, तो मुझे दिख रहा जीवित वाला एस बैक्टीरिया। यानी क्या हुआ होगा, क्या आप मरे हुए को जिंदा कर सकते हो, क्या आप मरे हुए को जिंदा कर सकते हो, नहीं। लेकिन क्या जिंदा में कोई परिवर्तन लाया जा सकता है, जो जिंदा है उसमें परिवर्तन लाया जा सकता है, हाँ। तो बेटा जो जिंदा है उसमें परिवर्तन लाना संभव है, लेकिन जो मर गया है उसको कभी जिंदा नहीं कर सकते। अब ध्यान से सुने, ध्यान से सुने बेटा, ये जो जीवित आर टाइप बैक्टीरिया है, इस जीवित आर टाइप बैक्टीरिया में जैसे हीट किल्ड एस टाइप होगा, तो इसका कोई केमिकल, किसका केमिकल, हीट किल्ड एस टाइप का कोई केमिकल किसके सेल के अंदर चला गया होगा, लिविंग आर के अंदर। ये ग्रिफिथ कह रहे हैं, ठीक है, कि लिविंग आर के अंदर हीट किल्ड एस टाइप का कोई केमिकल सेल के अंदर घुस गया होगा, और उसके अंदर घुसने के बाद क्या किया होगा, कैप्सूल का फॉर्मेशन कर दिया होगा। और कैप्सूल का फॉर्मेशन होने के बाद, यानी आर ट्रांसफॉर्म हो गया, चेंज हो गया, आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एस टाइप। आर को किसमें चेंज कर दिया, एस टाइप में। यानी कि कोई केमिकल होगा जो लिविंग आर में घुस गया होगा, और वो केमिकल किसका होगा, एस टाइप वाले का। और वो केमिकल आर वाले में घुस करके आर के ऊपर एक कवच बना दिया होगा, पॉलीसैकेराइड का लेयर, कैप्सूल का फॉर्मेशन कर दिया होगा। और इसके वजह से जब चूहे में जीवित तो आर था, लेकिन चूहे के शरीर में वो बन चुका होगा एस टाइप का बैक्टीरिया। क्योंकि जब ट्यूब में आपने मिक्स किया था लिविंग आर और एस टाइप बैक्टीरिया मरा हुआ, तो हीट किल्ड एस टाइप का केमिकल, हीट किल्ड एस टाइप का केमिकल लिविंग आर में ही घुस गया, ट्यूब में ही। अब वो आर के अंदर घुसने के बाद आर पर कवच बना दिया। अब आर पर कवच बनाने के बाद क्या हुआ, कैप्सूल बनाने के बाद क्या हुआ, अब जब आप इसको माइस के बॉडी में इंजेक्ट करोगे, तो यहां पर ऐसे बैक्टीरिया बन चुके हैं जो इस टाइप वाला बैक्टीरिया है। अब जब इंजेक्ट करोगे तो माइस के डिजीज तो देखने को मिलेगा, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट क्या है, फिर से ध्यान से सुने, फोर्थ पॉइंट क्या है, ध्यान से सुने, फिर से एक बार बता रहा हूं।
लाइव आर टाइप बैक्टीरिया और हीट किल्ड एस टाइप वाले बैक्टीरिया को एक ट्यूब में मिक्स कर दिया। हीट किल्ड एस टाइप वाले का कोई केमिकल आर वाले सेल के शरीर में चला गया, आर सेल वाले बैक्टीरिया के अंदर चला गया, एस टाइप बैक्टीरिया का केमिकल, और वो केमिकल जाकर के क्या कर दिया, यहां पर एक्स्ट्रा कवच बना दिया और फिर इसको इंजेक्ट किया गया चूहे के शरीर में, तो वो डिजीज कॉज कर रहा था। तभी तो माइस के बॉडी में डेथ के बाद भी एस टाइप का बैक्टीरिया मिल रहा था। भाई मरे हुए बैक्टीरिया को जिंदा तो नहीं कर सकते, मरे हुए बैक्टीरिया को जिंदा तो नहीं कर सकते, लेकिन जो जिंदा है उसमें बदलाव जरूर लाया जा सकता है। तो आर वाले बैक्टीरिया में ही बदलाव लाया गया एक एक्स्ट्रा कवच बनवा करके, और वो आर वाले में एक्स्ट्रा कवच बन रहा, पॉलीसैकेराइड लेयर या कैप्सूल बन रहा है। तो बनाने वाला कोई ना कोई जीन होगा ना, कोई ना कोई जीन होगा। तो उस केमिकल को क्या कहेंगे, जेनेटिक मटेरियल। वो केमिकल एस टाइप वाला, वो केमिकल एस टाइप वाला जिसमें कैप्सूल बना रहा था, वो केमिकल जो आर वाले बैक्टीरिया में नहीं था, वो केमिकल नहीं था। तो आर टाइप वाला वो केमिकल या जेनेटिक मटेरियल नहीं था कैप्सूल बनाने के लिए, एस टाइप वाले में वो जेनेटिक मटेरियल या वो जीन या वो केमिकल प्रेजेंट था कैप्सूल बनाने के लिए। तो एस वाला का जीन आर वाले में घुस गया होगा और आर वाले में घुस करके कैप्सूल का सिंथेसिस करा दिया होगा। अब बात समझ में आ गई, आर टाइप वाले में कैप्सूल का सिंथेसिस कैसे हुआ होगा। आर के अंदर एस वाले का जीन आ गया होगा, आर वाले के अंदर एस वाले का जीन आ गया होगा, और फिर यहां से क्या बन गया होगा, यहां पर पॉलीसैकेराइड का सिंथेसिस हो गया होगा। लेकिन यहां से इनके एक्सपेरिमेंट से, ग्रिफिथ से ये बात हुआ कि कोई ना कोई केमिकल है या जेनेटिक मटेरियल है जो आर को एस में चेंज कर रहा है। वो केमिकल कौन है, इसका केमिकल या जेनेटिक मटेरियल कौन है, मतलब वो डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है। ये बेटा बात को समझ में नहीं आ रही थी। इनके एक्सपेरिमेंट ये साबित नहीं कर पाया कि आखिर वो कौन सा केमिकल है या जेनेटिक मटेरियल है जो आर के अंदर घुसा है ना, आर के अंदर घुसा है वो जीन, और आर को एस में तब्दील कर दिया। लेकिन इनके एक्सपेरिमेंट से अब भी नहीं पता पड़ता कि वो जीन आखिर किस केमिकल का बना हुआ है। तो क्या ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट केमिकल नेचर ऑफ जीन बताने में सफल हुए थे? उन्होंने तो बस इतना कहा था कि आर का कोई एस का कोई केमिकल, उन्होंने तो बस इतना कहा था कि एस का कोई केमिकल आर में घुस गया होगा और आर को एस में बदल दिया होगा। तो वो जो एस वाला केमिकल है वो जेनेटिक मटेरियल होगा, एस वाला केमिकल जेनेटिक मटेरियल होगा जो आर में घुस करके आर को एस में बदल दिया होगा। लेकिन इससे ये नहीं पता पड़ रहा कि आखिर वो कौन सा केमिकल है। समझ में आ रही बात? इससे ये नहीं पता पड़ा कि आखिर कौन सा वो केमिकल जो है वो आखिर कौन सा है जो आर को एस में बदल रहा है। तो अकॉर्डिंग टू फोर्थ स्टेप, Griffith concluded, ग्रिफिथ ने क्या कंक्लूड किया? अकॉर्डिंग टू फोर्थ स्टेप ग्रिफिथ कंक्लूडेड, केमिकल या ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट, केमिकल को ही ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट के नाम से भी जान रहे हैं क्योंकि यही केमिकल ट्रांसफॉर्म कर रहा है, आर को चेंज कर रहा है एस में। ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट या जेनेटिक मटेरियल ऑफ एस टाइप, है ना, और वो एस टाइप का कौन सा, हीट किल्ड वाले का, है ना। तो केमिकल या ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट या जेनेटिक मटेरियल ऑफ एस टाइप जो कि हीट किल्ड वाला था, इज गॉन इनसाइड आर टाइप बैक्टीरिया, और आर टाइप वाला बैक्टीरिया कौन सा है, लाइव है, जीवित है, एंड ट्रांसफॉर्म्ड आर इनटू एस टाइप बैक्टीरिया। ठीक है, तो वो केमिकल तो हालांकि था तो डीएनए,
लेकिन वो डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है जो बैक्टीरिया के सेल के अंदर घुसा है, लिविंग आर के अंदर घुसा है, वो बताने में सफल नहीं साबित हुए थे। कौन? ग्रिफिथ। समझ में आ रही बात? क्लियर है भाई? एक्सपेरिमेंट क्लियर है इनका? बहुत ही आसान सी बात है। फोर्थ स्टेप के आधार पर इन्होंने कहा कि एस टाइप का कोई केमिकल आर टाइप में घुसा और आर को एस में बदल दिया, आर को एस में बदल दिया, और वही केमिकल ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट है, वही केमिकल जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन वो केमिकल है क्या? डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, वो बताने में सफल नहीं साबित हो पाए थे। कौन? वो ग्रिफिथ। तो ग्रिफिथ यहां पर क्या बताया इन्होंने? ग्रिफिथ ने क्या बताया यहां पर बेटा? ग्रिफिथ ने बताया कि कोई केमिकल है एस टाइप वाले बैक्टीरिया का जो आर में घुस करके आर को एस में तब्दील कर दिया है। ग्रिफिथ, मैंने बोला था कि वो जेनेटिक मटेरियल के खोज के लिए स्टडी नहीं कर रहे थे, वो डिजीज का बस स्टडी कर रहे थे ताकि वो कोई ट्रीटमेंट या वैक्सीन बना पाए। ठीक है ना? लेकिन उन्होंने कोई वैक्सीन या ट्रीटमेंट तो नहीं कर पाए, वो कोई ट्रीटमेंट या वैक्सीन तो नहीं खोज पाए, लेकिन उन्होंने ये जरूर देख लिया कि हाँ, आर वाले बैक्टीरिया को एस में तब्दील कर दिया गया है। अब आगे वाले साइंटिस्टों को ये आधार मिला, प्लेटफॉर्म मिला, बेसिस मिला कि अगर हम ये पता लगा लें, आगे वाले साइंटिस्टों को क्या पता लग रहा है बेटा? कि अगर हम ये पता लगा लें कि वो कौन सा केमिकल है जो आर वाले बैक्टीरिया के अंदर आया था और आर को एस में बदल दिया था, तो क्या हम जेनेटिक मटेरियल की खोज कर लेंगे? क्या ये खोज कर सकते हैं? हम ये पता लगा लें कि वह केमिकल जो आर वाले बैक्टीरिया में आया था और आर को एस में बदल दिया था, तो क्या ये हम बता सकते हैं कि आर वाले बैक्टीरिया को चेंज करने वाला जो होगा वो कौन सा केमिकल होगा? और जब ये पता लगा लेंगे वो कौन सा केमिकल होगा, तो ऑफकोर्स कह सकते हैं कि अरे वही जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है? अब जरा सा मैं आपको और बात कहना चाहता हूं। एक बात बताना बेटा, मजेदार बात। कोई भी कैरेक्टर को लाने के लिए, कोई भी कैरेक्टर लाने के लिए, कोई भी कैरेक्टर लाने के लिए प्रोटीन या एंजाइम जिम्मेदार होगा? प्रोटीन या एंजाइम जिम्मेदार होगा, है कि नहीं? डायरेक्टली तो वही होता है, डायरेक्टली तो वही होगा। अब असल में क्या हुआ कि जो पुराने साइंटिस्ट थे, पुराने साइंटिस्ट मतलब शुरुआत से ही, बहुत शुरू से लोग ये मान करके चल रहे थे जेनेटिक मटेरियल क्या है? प्रोटीन है। जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम द बिगिनिंग क्या मान करके चल रहे थे? फ्रॉम द बिगिनिंग क्या मान करके चल रहे थे? प्रोटीन। उनके पीछे मानने के कुछ रीजंस भी थे। अब आप सबको पता है कि भाई प्रोटीन जो है वो डायरेक्टली कोई ना कोई कैरेक्टर को लाने में अपना कंट्रीब्यूशन देता है। तो पुराने टाइम से एक बड़ा मिसकंसेप्शन जेनेटिक वर्ल्ड में या साइंटिफिक वर्ल्ड में फैल चुका था कि मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट वर कंसिडरिंग प्रोटीन एज अ जेनेटिक मटेरियल। सवाल बनता है यहां पर, सवाल बनता है यहां पर कि इन द वेरी बिगिनिंग which chemical was considered to be the genetic material? Protein was considered to be genetic material. लेकिन ये सिर्फ बिना कोई प्रूफ की बातें मानी जा रही थी जेनेटिक वर्ल्ड में। अब कोई ना कोई चीज को मानना है तो उसका प्रूफ भी तो चाहिए। अब यहां पर क्या किया, एक 3 वैज्ञानिक जिनका नाम है एवरी मैक्लॉयड मैकार्टी, एवरी मैक्लॉयड मैकार्टी ने क्या किया, सन 1933 से लेकर 1944, 1933 से 1944 में एक्सपेरिमेंट कराया। बेटा जो टाइम लिख रहा हूं, ईयर लिख रहा हूं, वो है बेटा एनसीईआरटी का डेटा। और फिर से जब मैं बोलता हूं बेटा एनसीईआरटी की बातें हैं तो अपने को ध्यान तो रखना ही है, इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन्ड है ना, एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। तो यहां पर क्या किया गया कि जो ग्रिफिथ ने बताया था कि कोई केमिकल एस वाला है जो आर में जा रहा है और आर को एस में तब्दील कर रहा, तो उसी को इन्होंने पता लगाया कि वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन किया। वो केमिकल बताया कि आखिर वो कौन सा केमिकल है जो आर को एस में बदला है। अब जरा सोच लो कि अगर आप ये पता लगा लिया कि वो कौन सा केमिकल है जो आर को एस में बदला है, इसका मतलब आपने किसकी खोज कर ली? जेनेटिक मटेरियल की खोज कर ली। तो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट ही आगे के वैज्ञानिकों के लिए, एवरी मैक्लॉयड मैकार्टी के लिए एक बेस मिला, आधार मिला।
और इसी बेस और आधार को बना करके सर्च किया गया कि जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, और सबसे पहली दफा ये तय किया गया कि प्रूव दैट ट्रांसफॉर्मेशन वाज ड्यू टू डीएनए, यानी आर को एस में तब्दील किस केमिकल के द्वारा किया गया? डीएनए के द्वारा। ये सबसे पहले किसने बताया था? सबसे पहले बताया था बेटा एवरी मैक्लॉयड मैकार्टी ने, एवरी मैक्लॉयड मैकार्टी ने। और इन्होंने कहा दे वर द फर्स्ट एवर डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। सबसे पहले किसने कहा जेनेटिक मटेरियल डीएनए है? जल्दी बताओ, सबसे पहले किसने कहा जेनेटिक मटेरियल डीएनए है? सबसे पहले कहा एवरी मैक्लॉयड मैकार्टी ने, क्योंकि जब तक एवरी मैक्लॉयड मैकार्टी नहीं थे तब तक सभी साइंटिस्ट क्या मान करके चल रहे थे? सभी साइंटिस्ट मान करके चल रहे थे प्रोटीन एज अ जेनेटिक मटेरियल। एक बहुत बड़ा ट्विस्ट दिखा जेनेटिक वर्ल्ड में, जेनेटिक्स की दुनिया में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट दिखा, और ये काफी भारी भरकम बात थी। लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा था, क्योंकि शुरुआत से ये मानते चले आ रहे थे कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है। और एक बहुत ही बड़ी बात कह दी यहां पर एवरी मैक्लॉयड मैकार्टी ने, कहा कि जो ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में जो एस को चेंज किया गया है, सॉरी आर को एस में चेंज किया गया है, जो ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में आर को एस में चेंज करने वाला केमिकल डीएनए है, और वही डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। ये सबसे पहले एवरी मैक्लॉयड मैकार्टी ने कहा। जरा देखते हैं एवरी मैक्लॉयड मैकार्टी का आखिर वो एक्सपेरिमेंट कैसे था, वो आखिर इन्होंने किस तरह से साबित किया कि डीएनए ही जो है वह ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट है, या वो स्पेशल केमिकल है, या वो जेनेटिक मटेरियल है जो आर को एस में बदला है। एक्सपेरिमेंट देखें बेटा, एक्सपेरिमेंट देखें, ठीक है। हाँ देखो बेटा यहां पर एक्सपेरिमेंट, ये देखो यहां पर ट्यूब है। एवरी मैक्लॉयड मैकार्टी का एक्सपेरिमेंट काफी हद तक सिमिलर है ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट से ही। बस फर्क इतना है कि ग्रिफिथ ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो एक्सपेरिमेंट किया था चूहे के शरीर में, और यहां एवरी मैक्लॉयड मैकार्टी ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो इन विट्रो ट्यूब में किया था, इन विट्रो ट्यूब में कार्य किया था। चले जरा देखें यहां पर कैसे। ये देखो बेटा तीनों ट्यूब में क्या ऐड कर दिया हमने? तीनों ट्यूब में क्या ऐड कर दिया? S3 का डीएनए आरएनए प्रोटीन, S3 का डीएनए आरएनए प्रोटीन, डीएनए आरएनए प्रोटीन, ये S3 वाले बैक्टीरिया का ट्यूब में डीएनए आरएनए प्रोटीन मिक्स कर दिया। ठीक है, ठीक है। आपको पता है कि यहां पर 1902 में क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस आ चुका था। तो ये तो पता चल चुका था कि जीन जो है वो क्रोमोसोम पर ही होगा, और क्रोमोसोम को बनाने वाला कौन कौन सा होता है? डीएनए आरएनए प्रोटीन होता है। लेकिन प्रोटीन को ही कौन मान करके चल रहे थे? सारे व्यक्ति किसको जेनेटिक मटेरियल मान करके चल रहे थे? क्योंकि क्रोमोसोम में प्रोटीन भी शामिल होता है, और सभी साइंटिस्ट मान करके चल रहे थे कि प्रोटीन ही जेनेटिक मटेरियल है। फिर यहां पर बात साबित हुई कि इन्होंने क्या किया कि एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने क्या किया? एस वाले बैक्टीरिया से डीएनए आरएनए प्रोटीन निकाले। ठीक है। फिर उसके बाद से यहां पर कौन सा एंजाइम ऐड किया? आरएनएज एंजाइम। कौन सा एंजाइम ऐड किया बेटा इस ट्यूब में? आरएनएज एंजाइम। अब बेटा एक बात ध्यान से सुनना, आरएनएज और ये वाला आरएनएज, एक फर्स्ट आरएनएज और एक सेकेंड आरएनएज। फर्स्ट आरएनएज का मतलब है बहुत सारा आरएनए, मेनी आरएनए। फर्स्ट वाले आरएनएज का मतलब है मेनी आरएनए, आरएनए का प्लूरल। सेकेंड आरएनएज का मतलब है एंजाइम। समझ में आ रही बात? ठीक है। प्रोनाउंसिएशन दोनों का सेम है, लिखावट अलग है। प्रोनाउंसिएशन दोनों का सेम है, लिखावट अलग है। जो स्मॉल ए एस ई वाला है वो एंजाइम है, और जो ए के बाद एक छोटा सा एस लिख दिया गया है वो प्लूरल बता रहा है। समझ गए इस बात को? ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस तो समझ गए? इन दोनों में डिफरेंस तो समझ गए, फर्स्ट और सेकंड में? हाँ चलें। अब चलो बेटा यहां पर आओ। आरएनएज जो एंजाइम है बेटा, ये आरएनएज एंजाइम क्या करता है? ये आरएनए को डाइजेस्ट कर देता है। आरएनएज एंजाइम किसको डाइजेस्ट कर देता है? आरएनए को। यानी आरएनएज किसको किल कर दे? आरएनएज किसको खत्म कर देगा? आरएनए को, है ना।
तो आरएनए जब यहां पर ऐड कर दोगे तो यहां पर क्या होगा, इट विल ब्रेक आरएनए, इट विल ब्रेक आरएनए। ठीक है, आपको दिख रहा है आरएनए जो होगा वो एंजाइम है, और वो एंजाइम आरएनए क्या कर रहा होगा, आरएनए को ब्रेक करेगा, डाइजेस्ट कर देगा। यानी इस ट्यूब में, इस ट्यूब में, फर्स्ट ट्यूब में जो मैं बात करूं कि डीएनए प्रोटीन तो रहेगा लेकिन आरएनए डाइजेस्ट हो जाएगा। अब मान लो कि इस ट्यूब में R2 वाले बैक्टीरिया को ऐड कर दूं, इस ट्यूब में R2 वाले बैक्टीरिया को ऐड कर दूं, तो जरा बताओ अगर आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता तो सभी आर ही बैक्टीरिया मिलते, एस वाला तो कोई नहीं मिल पाता ना। अगर आरएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता तो आरएनए तो खत्म हो गया, तो आर वाले बैक्टीरिया को कौन चेंज करेगा, आर वाले बैक्टीरिया को कौन चेंज करेगा। तो यहां पर क्या देखने को मिला कि आर वाला बैक्टीरिया एस में चेंज हुआ, आर वाले बैक्टीरिया में एस में चेंज आया। इसका मतलब इस ट्यूब में आरएनए नहीं था, और जब मैंने आर वाला बैक्टीरिया को ऐड किया तो इसका मतलब वहां पर चेंज आया है। यानी आरएनए ने आर टाइप बैक्टीरिया को एस टाइप में चेंज कराने में कोई योगदान नहीं लिया है। जरा बताओ, फर्स्ट ट्यूब का मतलब क्लियर है कि आरएनए ने यहां पर आर टाइप बैक्टीरिया को एस टाइप में चेंज नहीं किया है। एक बार और बोलता हूं बेटा, ध्यान से सुनो, एक बार और रिपीट कर रहा हूं। एक ट्यूब है, फर्स्ट ट्यूब, इस फर्स्ट ट्यूब में S3 वाले बैक्टीरिया का आरएनए डीएनए प्रोटीन रख दिया, फर्स्ट ट्यूब में आरएनए डीएनए प्रोटीन रख दिया, किसका, किसका, एस टाइप बैक्टीरिया का। ठीक है, और फिर यहां आरएनए डालकर आरएनए को खत्म कर दिया। यानी इस ट्यूब में डीएनए प्रोटीन तो है लेकिन आरएनए नहीं है, इस ट्यूब में डीएनए प्रोटीन तो है लेकिन आरएनए नहीं है। अब इसी ट्यूब में मैं आर वाले बैक्टीरिया को डाल देता हूं, इसी ट्यूब में आर वाले बैक्टीरिया को डाल देता हूं। तो जब आर वाले बैक्टीरिया को मैं इसी ट्यूब में डाल दूंगा तो जरा बताओ, एस टाइप का बैक्टीरिया का केमिकल उस ट्यूब में प्रोटीन और डीएनए तो है, आरएनए नहीं है। इसका मतलब बिना आरएनए के रहने के बावजूद भी, बिना आरएनए के रहने के बावजूद भी आर वाला बैक्टीरिया एस में चेंज हुआ। यानी आर वाला कभी, यहां पर आरएनए जो है वो कभी जेनेटिक मटेरियल नहीं हो सकता, चेंज में कभी आरएनए ने कंट्रीब्यूशन अपना नहीं दिया है। ठीक है, गॉट इट। हाँ, अब दूसरा ट्यूब भी इसी तरह से है बेटा। दूसरे ट्यूब में क्या किया, यानी कि यहां पर आरएनए नहीं होने के बावजूद भी ट्रांसफॉर्मेशन फर्स्ट ट्यूब में तो दिख गया, दूसरे ट्यूब में प्रोटीज डाल दिया, प्रोटीज क्या करेगा बेटा, प्रोटीन को ब्रेक कर देगा। अब इस ट्यूब में एस वाले बैक्टीरिया का डीएनए आरएनए तो होगा, सेकेंड ट्यूब में डीएनए आरएनए तो होगा, प्रोटीन तो नहीं होगा क्योंकि इसमें प्रोटीज से ट्रीटमेंट कर दिया है। ठीक है, अब फिर इसी ट्यूब में हमने किसको ऐड कर दिया, इसी ट्यूब में किसको ला करके रख दिया, इसी ट्यूब में R2 को ऐड कर दिया। ध्यान से सुन बेटा वीरेश्वर, इस ट्यूब में एस वाले बैक्टीरिया का डीएनए आरएनए प्रोटीन रखा, और इसमें हमने क्या कर दिया, प्रोटीएज डाल करके प्रोटीन को खत्म कर दिया। यानी एस वाले बैक्टीरिया का डीएनए और आरएनए इस ट्यूब में है, और इसी ट्यूब में हम आर वाले बैक्टीरिया को ऐड कर दे रहे हैं। अब जरा देखा गया कि अरे भाई, आर वाला बैक्टीरिया इस ट्यूब में, एस में भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। यानी प्रोटीन के नहीं रहने के बावजूद भी, प्रोटीन के नहीं रहने के बावजूद भी आर वाला बैक्टीरिया एस में चेंज हो रहा। यानी क्या प्रोटीन यहां पर जेनेटिक मटेरियल होगा, क्या, क्या प्रोटीन वाला ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट या जेनेटिक मटेरियल होगा, क्या नहीं होगा ना, नहीं होगा। फिर तीसरा देखो बेटा, यहां पर डीएनए डाला गया। अब ये तीसरा ट्यूब देख बेटा, तीसरा ट्यूब, तीसरा ट्यूब, इस तीसरे ट्यूब में बात कर रहे हैं कि एस वाले बैक्टीरिया का डीएनए आरएनए प्रोटीन हमने निकाल लिया, एस वाले बैक्टीरिया का डीएनए आरएनए प्रोटीन निकाल लिया, और यहां पर एंजाइम डीएनए को ऐड कर दिया। अब जब डीएनए को ऐड कर दिया यानी डीएनए यहां पर खत्म हो गया। अब डीएनए खत्म, ऐसे ट्यूब में जो एस बैक्टीरिया की डीएनए को रिमूव कर दिया गया, ऐसे ट्यूब में जिसमें एस बैक्टीरिया के केमिकल से डीएनए को हटा दिया गया है, और फिर हम इसमें आर वाले बैक्टीरिया को ऐड कर रहे हैं। जब आर वाले बैक्टीरिया को ऐड किया गया तो अब देखा गया कि अरे R2 वाला बैक्टीरिया तो केवल R2 ही रह गया, यहां ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ।
यानी कि यहाँ पर केवल आर वाला ही बैक्टीरिया रहा, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। यानी डीएनए के इस ट्यूब में नहीं होने के बावजूद ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। इसका मतलब यहां पर कौन जेनेटिक मटेरियल होगा? डीएनए होगा। बात समझ में आई? जेनेटिक मटेरियल कौन होगा? डीएनए ही होगा। तो इस तरह से ये बात साबित कर ली गई कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, नॉट द प्रोटीन। अगर प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल होता तो दूसरे ट्यूब में ही क्या हो गया होता? ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। ठीक है, अब चलें आगे बात करें। लेकिन बेटा अब भी इतना शानदार एक्सपेरिमेंट था, इतना शानदार एक्सपेरिमेंट था, लेकिन अब भी सभी साइंटिस्ट इस एक्सपेरिमेंट से सहमत नहीं थे। इतना शानदार एक्सपेरिमेंट के बाद भी अब भी सभी साइंटिस्ट इस एक्सपेरिमेंट से सहमत नहीं थे। अब भी यहां पर कुछ साइंटिस्ट प्रोटीन को ही जेनेटिक मटेरियल मान करके चल रहे थे। इस 1944 के आसपास, 1944 के आसपास जेनेटिक्स की दुनिया में बंटवारा हो गया था। कुछ लोग प्रोटीन को जेनेटिक मटेरियल मान रहे थे और कुछ लोग एवरी मैक्लॉड मैकार्टी के एक्सपेरिमेंट की वजह से डीएनए को जेनेटिक मटेरियल मान रहे थे। बड़ा विवाद हो गया। जैसे इंडिया पाकिस्तान में बंटवारा हो गया, उसी तरह से कुछ यहां पर भी जेनेटिक वर्ल्ड में भी बंटवारे वाली बात आ गई। Some people were considering protein as a genetic material, and after the verification, after the experiment done by the Avery McLeod McCarty, पहले तो सब मान रहे थे प्रोटीन ही जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन एवरी मैक्लॉड मैकार्टी के एक्सपेरिमेंट ने एक बहुत ही खतरनाक सी परिस्थिति जेनेटिक वर्ल्ड में ला दी। अब जो है कुछ साइंटिस्ट डीएनए को भी जेनेटिक मटेरियल कंसीडर करने लग गए। नाउ सम साइंटिस्ट वर कंसीडरिंग डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल, सम साइंटिस्ट वर कंसीडरिंग एज अ प्रोटीन एज अ जेनेटिक मटेरियल। अब पूछा गया कि भाई साहब आप ये बताओ उन साइंटिस्टों से कि भाई आप प्रोटीन मान क्यों रहे हो जेनेटिक मटेरियल, जबकि ये एक्सपेरिमेंट साबित कर रहा है कि प्रोटीन से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा, यहां पर ट्रांसफॉर्मेशन डीएनए से हो रहा, तब भी आप मान क्यों नहीं रहे? ऐसे लोगों से पूछा गया जो किसको मान रहे थे बेटा जेनेटिक मटेरियल? प्रोटीन को। तो उन्होंने क्या कहा? सुनना बेटा ध्यान से बात। उन्होंने क्या कहा? आपने तो ये कहा है कि यहां पर प्रोटीन नहीं है तो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, और आपने यहां पर यह कहा है कि यहां डीएनए नहीं है तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है। आपने डायरेक्ट एविडेंस नहीं दिया है। डायरेक्ट एविडेंस का मतलब आपने ये नहीं दिखाया कि देखो डीएनए से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आपने तो ये कहा कि डीएनए नहीं है तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। भाई थर्ड ट्यूब तो यही कह रहा है ना, कि भाई डीएनए नहीं था तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, और सेकेंड ट्यूब तो यही कह रहा था ना कि प्रोटीन नहीं है तो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। यानी डायरेक्ट एविडेंस तो नहीं है ना, डायरेक्ट एविडेंस तो नहीं है। ये कह रहे थे कि किसी भी चीज को आप डायरेक्ट एविडेंस दो तो एक कोई मान्यता है, वरना कोई मान्यता नहीं है। तो अब भी कुछ लोग इस कंट्रोवर्सी में पड़ गए जबरदस्ती। हालांकि बहुत अच्छा कंक्लूजन था इसमें, नो डाउट इट वाज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपेरिमेंट डन बाय एवरी मैक्लॉड मैकार्टी टू प्रूव डीएनए एज द जेनेटिक मटेरियल, बट स्टिल थोड़े पुराने लोग ढीठ होते हैं, मनाना बड़ा मुश्किल होता है, तो वहां पर ये कहा गया कि आप तो ये कह रहे हो कि डीएनए नहीं है तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है, आपने ये थोड़ी कहा है कि डीएनए है तो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। फिर बोला गया कि चलो आ जाओ, देखो मैंने यहां पर क्या बात कर रहा हूं। यहां देखो ये डीएनए का मतलब क्या है बेटा? मेनी डीएनए। समझ में आ गया? ये डीएनए का मतलब हो गया मेनी डीएनए, और इस डीएनए का मतलब है एंजाइम। समझ ही गए होगे, है ना? जैसे आरएनए समझाया है उसी तरह से ये भी है। अब चलो यहां पर ध्यान से सुनो। अब क्या किया गया बेटा? अब क्या किया गया? ध्यान से सुनो यहां पर। अब क्या किया गया? एस टाइप वाले बैक्टीरिया के प्रोटोप्लाज्म से, देखो मैंने एक एक्स्ट्रा स्लाइड ऐड किया है, दैट विल नॉट बी प्रेजेंट एनीवेयर, ये मैं एक्स्ट्रा कंसेप्ट आपको दे रहा हूं। एस टाइप वाले बैक्टीरिया के प्रोटोप्लाज्म से सेंट्रीफ्यूगेशन करा करके प्योर कार्बोहाइड्रेट, प्योर प्रोटीन, प्योर आरएनए और प्योर डीएनए को आइसोलेट किया गया। एस टाइप वाले बैक्टीरिया के प्रोटोप्लाज्म से प्योर कार्बोहाइड्रेट निकाल करके एक ऐसे ट्यूब में ऐड किया जिस ट्यूब में केवल आर टाइप वाला बैक्टीरिया था।
तो क्या यहां पर जब एस टाइप वाले बैक्टीरिया का प्योर कार्बोहाइड्रेट ऐड करोगे आर टाइप बैक्टीरिया में, तो यहां पर क्या नजर आएगा कि उस ट्यूब में केवल आर टाइप वाली बैक्टीरिया रह जाएगा, नो ट्रांसफॉर्मेशन विल ऑब्जॉर्व, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट है ही नहीं, है ना। जरा दूसरा देखो, एस टाइप वाले बैक्टीरिया के प्रोटोप्लाज्म से प्योर फॉर्म में प्रोटीन को बनाया गया, प्रोटीन को आइसोलेट किया गया प्योर फॉर्म में, किसके प्रोटोप्लाज्म से? प्योर प्रोटीन किससे ऑब्टेन किया गया? किसके प्रोटोप्लाज्म से? एस वाले, है ना, S3 वाले से, एस टाइप बैक्टीरिया या S3। और फिर इस प्योर प्रोटीन को कहां ऐड किया गया बेटा? ऐसे ट्यूब में जिसमें कौन से बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं? आर टाइप। अब जरा सोचना कि अगर प्रोटीन होता ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट या जेनेटिक मटेरियल, तो क्या इस ट्यूब में आर के साथ एस भी मिलना चाहिए था कि नहीं मिलना चाहिए था? अगर प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल होता तो आर के साथ एस भी मिलता ना, लेकिन यहां मिला क्या? केवल आर, यानी यहां नो ट्रांसफॉर्मेशन। यानी क्या यहां पर प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल हो सकता है? प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं हो सकता। फिर क्या किया गया कि प्योर आरएनए को निकाला गया एस टाइप बैक्टीरिया से और इसको ऐड किया गया एक ऐसे ट्यूब में जिस ट्यूब में आर टाइप वाले बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं। और क्या नजर आया कि यहां पर भी कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, इस ट्यूब में केवल आर टाइप वाले बैक्टीरिया ही रह गए, यानी हियर आल्सो नो ट्रांसफॉर्मेशन, यहां पर भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। अब बात आती है प्योर डीएनए, है ना। अब यहां पर प्योर डीएनए ऐड किया गया, कहां पर? प्योर डीएनए फिर से ऐड किया गया एस टाइप वाले बैक्टीरिया का ऐसे ट्यूब में जिस ट्यूब में आर टाइप वाला बैक्टीरिया था। और यहां देखो बेटा, आर के साथ एस भी देखने को मिला, यानी आर के साथ एस देखने को मिला। इसका मतलब कुछ आर टाइप वाले बैक्टीरिया के सेल के अंदर, कुछ आर टाइप वाले बैक्टीरिया के सेल के अंदर डीएनए चला गया होगा, तभी तो आर को एस में बदला होगा। कुछ बैक्टीरिया के सेल के अंदर, सभी सेल के अंदर नहीं गया, जिन जिन सेल के अंदर गया होगा आर वाले बैक्टीरिया के अंदर, उन सेल को आर को एस में तब्दील कर दिया होगा। तो यहां पर इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। अब बोल रहे थे पुराने एक्सपेरिमेंट से, ये तो कह रहे थे कि भाई ये बताओ, आप तो पुराने स्लाइड जो मैंने अभी क्या दिखाया, इससे तो ये कह रहे ना, आप तो ये कह रहे हो यहां डीएनए नहीं है तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है, और इसलिए कह रहे हो डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। आप तो ये साबित करो डीएनए के होने से ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ये साबित करो, तो बात माने हम। बात आई समझ में? अब ध्यान से सुने, एक बार फटाफट रिवाइज कराऊं, एक बार फटाफट आपको रिकॉल करा देता हूं फटाफट। सबसे पहले क्या हुआ? पहला ट्यूब, दूसरा ट्यूब, तीसरा ट्यूब। पहले ट्यूब में किसको खत्म कर दिया है बेटा? एस टाइप का कौन सा केमिकल खत्म कर दिया गया है? आरएनए को। सेकेंड ट्यूब में किसको खत्म कर दिया गया है बेटा? प्रोटीन को, प्रोटीन को। थर्ड ट्यूब में किसको खत्म कर दिया गया है बेटा? डीएनए को। तो यहां पर क्या किया जा रहा है? एक एक केमिकल को हटाया गया है, हटाया गया, और हटाकर फिर आर वाले बैक्टीरिया को ऐड किया गया है। हटा करके केमिकल को डाइजेस्ट करके फिर उसके बाद यहां पर बैक्टीरिया को ऐड किया गया। जरा बताओ, थर्ड ट्यूब में जब डीएनए नहीं था तब ट्रांसफॉर्मेशन रुक गया था, जब डीएनए नहीं था तो ट्रांसफॉर्मेशन रुक गया था। इसी बिहाफ पर तो एवरी मैक्लॉयड मैकार्टी ने कहा, अरे देखो डीएनए नहीं है तो ट्रांसफॉर्मेशन हो ही नहीं रहा, इसका मतलब डीएनए जेनेटिक मटेरियल होगा। तो बूढ़े लोग क्या कह रहे हैं? ओल्ड पीपल, वो तो यही कह रहे हैं, भाई तुम तो इस ट्यूब से डीएनए हटा दे रहे हो और कह रहे हो यहां ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ इसलिए डीएनए जेनेटिक मटेरियल होगा। आप तो ये दिखाओ कि अरे डीएनए है तो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, आप ये दिखाओ, डायरेक्ट एविडेंस दो। तो दूसरे स्लाइड में देखो, अभी मैंने क्या दिखाया यहां पर डायरेक्ट एविडेंस के लिए कि एस टाइप बैक्टीरिया से प्योर फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट निकाला, आरएनए निकाला, प्रोटीन निकाला, डीएनए निकाला, प्योर प्योर फॉर्म में। और केवल कब ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है? जब एस टाइप के बैक्टीरिया, एस टाइप वाले बैक्टीरिया का जब प्योर डीएनए लेकर के हमने यहां ऐड किया था, तभी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आ रही बात? इससे प्रूफ हो गया, डायरेक्ट एविडेंस मिल गया ना कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, इससे प्रूफ हुआ। लेकिन
अब भी ढीठ तो ढीठ ही बैठे हैं, अब भी नहीं मान रहे कुछ, अब भी नहीं मान रहे, अब भी नहीं मान रहे, अब भी कह रहे हैं कि हम नहीं मानेंगे, अब भी कुछ कह रहे हैं कि अब नहीं मानेंगे, हम अभी भी नहीं मानेंगे, प्रोटीन ही जेनेटिक मटेरियल मानेंगे। अभी भी कुछ ढीठ, क्योंकि ढीठ को मनाना बड़ा मुश्किल काम है, ढीठ को मनाना बड़ा मुश्किल काम है। तो अब भी यहां पर मानने को तैयार नहीं, अब भी कह रहे हैं कि भाई मैं तो प्रोटीन को ही जेनेटिक मटेरियल मानूंगा। अब पूछा गया कि भाई अब क्या बताया जाए कि तुम मान जाओ मेरे मालिक के डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। अब पूछा गया वो प्रोटीन मानने वाले साइंटिस्टों से कि भाई अब तो बता दे क्या दिक्कत है। अब तो प्रूफ कर दिया ना डायरेक्टली कि देख डीएनए को प्योर फॉर्म में बाहर निकाल करके हमने प्रूफ करा दिया। अब वो क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनना, अब सुनो ध्यान से क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि भाई प्योर फॉर्म में किसी चीज को निकालना पॉसिबल ही नहीं है, कंटामिनेशन की गुंजाइश हमेशा रहती है, कंटामिनेशन की गुंजाइश अब भी रहती है। तो आपकी बात हम नहीं मान सकते, जबकि इतना बढ़िया एक्सपेरिमेंट था, इतना धांसू एक्सपेरिमेंट था एवरी मैकलॉड मैकार्टी का, लेकिन अब भी ढीठ तो ढीठ ही रहे, कुछ ना कुछ मानने को तैयार नहीं। वो कह रहे हैं कि देयर इज ऑलवेज द चांस ऑफ इम्प्योरिटी और द कंटामिनेंट, तो आपका एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा नहीं, हम नहीं मान सकते। फिर इसके बाद से बेटा यहां पर क्या हुआ, ध्यान से सुने। फिर इसके बाद सन 1952 में, सन 1952 में फाइनल प्रूफ आया, अनइक्विवोकल प्रूफ आया। अनइक्विवोकल प्रूफ का मतलब अविवादित, अविवादित, नॉन कंट्रोवर्शियल। अनइक्विवोकल का मतलब नॉन कंट्रोवर्शियल। एक आखिरी प्रूफ आया, और इस आखिरी प्रूफ के बाद जो प्रोटीन जो ढीठ थे ना, वो ढीठ भी मान गए, वो भी मान गए कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। यानी कि फाइनल प्रूफ, एक सवाल पूछ रहा हूं, आप मुझे जवाब देना, फाइनल प्रूफ डीएनए एज द जेनेटिक मटेरियल किसने दिया? सौम्या बेटा अभी पूछना, आप ये वाला डाउट है ना, ट्रैक से हट जाएंगे थोड़ा। फाइनल प्रूफ किसने दिया? हर्शे एंड चेज ने, कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल। लेकिन फर्स्ट टाइम डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल किसने कहा? फर्स्ट टाइम डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल किसने कहा? एवरी मैकलॉयड मैकार्टी ने फर्स्ट टाइम डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल कहा था, एवरी मैकलॉयड मैकार्टी ने। समझ में आ रही बात? एवरी मैकलॉयड मैकार्टी ने सबसे पहले कहा था कि डीएनए ही जो है जेनेटिक मटेरियल है। वो बात अलग है, कुछ ढीठ बैठे के बैठे रह गए, वो मान नहीं रहे थे, प्रोटीन ही मान रहे थे, ठीक है। लेकिन इनका एक्सपेरिमेंट हर्शे और चेज का आना बड़ा जरूरी था, क्योंकि अभी जेनेटिक वर्ल्ड में बंटवारा हो चुका था, कुछ तो डीएनए के मानने वाले हो गए थे, कुछ तो प्रोटीन के मानने वाले हो गए थे। लेकिन हर्शे और चेज के एक्सपेरिमेंट के बाद सारे वैज्ञानिक ट्रैक पर आ गए, सारे वैज्ञानिक ट्रैक पर आ गए और सब किसको मानने लग गए? डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। तो हर्शे चेज का एक्सपेरिमेंट मैं आपसे जा रहा हूं शेयर करने कि आखिर हर्शे और चेज ने क्या किया था, कैसे एक्सपेरिमेंट था जिससे ये साबित किया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। और सभी के सभी वैज्ञानिकों ने ये बात मानने के लिए निर्णय ले लिया कि आज के बाद से हम क्या मानेंगे, डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। यानी जरा यहां पर ध्यान से सुनो, आप जो है यहां पर एक बात ध्यान से सुनो, एक बात ध्यान से सुनो। यहां पर मेंडल जो जीन कह रहे थे, फैक्टर कह रहे थे, मेंडल जो जीन और फैक्टर कह रहे थे, कौन सी ईयर में कह रहे थे? कौन सी ईयर में? 1856 में। और वो फैक्टर किस केमिकल का बना है, कौन से ईयर में जाकर के प्रूफ हो रहा है? 1952 में, 1952 में, यानी लगभग 100 साल बाद। तो मेंडल की बातें समय से काफी पहले की थी, इसलिए मैंने कहा था कि लोगों को हवा ही नहीं लगा कि मेंडल कहना क्या चाहते हैं, ठीक है। ये देखो यहां पर इनके एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट मैं नहीं करूंगा, बाकी तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा ही, कल अपनी क्लास है ना, इनके एक्सपेरिमेंट को अपन कल क्लास में ही कवर करेंगे। बेटा मैं जो है यहाँ पर, हाँ नहीं नहीं कवर करूंगा मैं, बस 1 घंटे पढ़ लिया बहुत है अपना, है ना, है ना। इनका एक्सपेरिमेंट, भूख लग रही है ना, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं मलका बेटा, जाओ खाना खाने जाओ। अभी मैं थोड़ा एक बात कह दूं,
मेरा जो है लीप पर जाऊंगा मैं बेटा 22 या 23 से लेकर के 29 तक या 28 तक, है ना। मैं जो है यहाँ पे लीप पे जाऊंगा 22 या 23 से लेकर 28 29 तक। अब देखते हैं इसमें कुछ टाइम रहा अपने को क्लास लेने का तो ठीक है, नहीं तो इस बीच कोई सर आएंगे आपको पढ़ाने के लिए। इस बीच 1 वीक अप्रॉक्स मैं नहीं रहूंगा, तो इस बीच कोई सर आएंगे आपको पढ़ाने के लिए, ठीक है। लेकिन ये टॉपिक मैं ही कराऊंगा, मैं चाहता हूं कि ये टॉपिक मैं ही कराऊं, ठीक है। तो मैं जाने से पहले क्या करूंगा, इस टॉपिक को मैं कंप्लीट जरूर कराऊंगा, है ना, जाने से पहले, क्योंकि बीच में गैप आ जाता है तो बेटा कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाती है। तो मैं इस टॉपिक को कंप्लीट करा करके फिर जाऊंगा। फिर उसके बाद आने के बाद बायोटेक्नोलॉजी वाला टॉपिक मोस्ट प्रोबेबली मैं ही कराऊंगा। बीच में मॉड्यूल 2 के दो छोटे छोटे और टॉपिक हैं, एक माइक्रोब्स है और एक प्लांट ब्रीडिंग है। हालांकि पूरा मॉड्यूल 2 मुझे ही पढ़ाना था, बायोमोलिक्यूल, माइक्रोब्स, प्लांट ब्रीडिंग, ये सब मुझे ही पढ़ाना था, है ना। लेकिन एक वीक में जा रहा हूं तो ये छोटे छोटे, बीच में बीमार पड़ा था मैं, तो उसमें बायोमोलिक्यूल सर आकर के करा दिए। अब मुझे एक वीक कुछ इंपॉर्टेंट वर्क है, तो इस एक वीक में आपको माइक्रोब्स और प्लांट में छोटे छोटे टॉपिक है, एक या दो लेक्चर के हैं, एक या दो लेक्चर के टॉपिक है, बहुत छोटे छोटे, है ना। तो वो सर आपको करा देंगे। और फिर आने के बाद बायोटेक्नोलॉजी, इट इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, क्योंकि मैं खुद ही एक बायोटेक्नोलॉजिस्ट हूं, तो उसमें बहुत कंसेप्चुअल चीजें हैं, वो मैं खुद ही कराऊंगा, ठीक है। तो इस टॉपिक को अपन कोशिश करेंगे कि जाने से पहले कंपाइल कर लें, है ना। तो अपनी क्लासेस जब जब जिस तरह से चले, बिना कुछ बोले हुए बेटा शांति से पढ़ लेना, जो भी जिस वक्त चले। हफ्ते 10 दिन की बात है, हफ्ते 10 दिन की बात है, हफ्ते 10 दिन के अंदर, नहीं तो फिर ये चैप्टर बीच में अटक जाएगा, है ना, बीच में अटक जाएगा, फिर उसके बाद से टॉपिक अपना खराब नहीं करना है। ओके, ओके फाइन। कृष्ण बेटा व्हाट्सएप पे तो मैसेज ना कर भाई, कोई डाउट हो तो ऐप पे भेज ले, व्हाट्सएप पे तो बहुत सारे डाउट आते हैं, फिर भी मैं व्हाट्सएप पे बता भी देता हूँ कुछ तो डाउट, लेकिन कुछ रह ही जाते हैं बेटा, बहुत सारे मैसेज आते हैं ना। आपके तो मैं 12-12 बजे, 11-11 बजे, जाने कितने कितने बजे तक मैंने आपके कॉल रिसीव किए हैं, डाउट सॉल्व किए हैं, ऐप पर भी डाउट बताए हैं, व्हाट्सएप पे भी डाउट बताए हैं, नंबर भी दे रखा है। आप बेटा जितना मुझसे टाइम मांगोगे, आई एम ऑलवेज गोइंग टू हेल्प यू गाइस, बट यू पीपल हैव टू पुट योर एफर्ट ऑनलाइन। ओके, चलें, बाय। बाकी नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं ना। एक्स्ट्रा क्लास बेटा हफ्ते 10 दिन तक कभी कताल 2-3 लेक्चर में लूंगा, है ना, ताकि अपना कोशिश कर रहे हैं कि जाने से पहले ये चैप्टर खत्म करके जाऊं, वरना फिर बीच में ये आधा अधूरा करना सही नहीं होगा। मंडे तो मॉर्निंग क्लास है, तो इवनिंग में नहीं लूंगा। जिस दिन मेरी क्लास नहीं होती है ना, जिस दिन मेरी क्लास नहीं होती है ना बेटा, जिस दिन मेरी क्लास नहीं होती है, जैसे मान लो कि मेरी क्लास ट्यूसडे नहीं होगी, मान लो मेरी ट्यूसडे को नहीं होगी, तो जिस दिन मेरी क्लास नहीं होगी, हफ्ते में 4 तो रेगुलर क्लास आती है ना, हफ्ते में 4 तो रेगुलर क्लास आती है, 2 दिन नहीं आता है, तो जिस दिन मेरी क्लास नहीं होती है उस दिन हम इवनिंग में लेंगे, 1 घंटे या सवा घंटे, ठीक है, 1 घंटे या सवा घंटे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे अपन। चले, ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट गाइस। आप अपने टेस्ट पेपर का अच्छे से एनालिसिस करें, और जो भी दिक्कत आए यू कैन अप्रोच मी, आई एम रेडी टू हेल्प यू। ओके, बाय बाय, बाय बाय।